नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे सप्तमांश कुंडली के बारे में, जिसे D7 चार्ट कहा जाता है। इससे हम संतान के विषय में जानते हैं। जातक की संतान कैसी होगी, होगी भी या नहीं, जातक का संबंध संतान से कैसा होगा, संतान जातक का सम्मान करने वाली होगी या अपयश प्रदान करने वाली होगी। यह हम D7 चार्ट से या सप्तमांश से निकालते हैं। तो पहले हम समझते हैं सप्तमांश निकालते कैसे हैं और फिर उसकी एनालिसिस समझेंगे। देखिए, एक राशि 30 डिग्री की होती है। जब उसे 7 भागों में विभाजित करते हैं तो 4 डिग्री 17 मिनट और 9 सेकंड का एक भाग बनता है। इसी तरह 7 भाग बन जाते हैं। पहला भाग 0 से 4 डिग्री 17 मिनट 9 सेकंड का होता है। दूसरा भाग 4 डिग्री 17 मिनट 9 सेकंड से 8 डिग्री 34 मिनट 16 सेकंड का होता है। तीसरा भाग 8 डिग्री 34 मिनट 16 सेकंड से 12 डिग्री 51 मिनट 26 सेकंड का होता है। चौथा भाग 12 डिग्री 51 मिनट 26 सेकंड से 17 डिग्री 8 मिनट 34 सेकंड का होता है। पांचवा भाग 17 डिग्री 8 मिनट 34 सेकंड से 21 डिग्री 25 मिनट 43 सेकंड का होता है। छठा भाग 21 डिग्री 25 मिनट 43 सेकंड से 25 डिग्री 42 मिनट 52 सेकंड का होता है। और आखिरी 7वां भाग 25 डिग्री 42 मिनट 52 सेकंड से 30 डिग्री का होता है। इस तरह हम इसे 7 भागों में बांट लेते हैं। अब एक रूल समझिए। देखिए, जब भी हम किसी ग्रह का या लग्न का सप्तमांश निकालेंगे तो जब विषम राशि होगी, मतलब 1 3 5 7 9 11 विषम राशि कौन सी हो जाएगी? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। विषम राशि जब होगी तो काउंटिंग जो होगी सप्तमांश निकालने के लिए वो उसी राशि से प्रारंभ होगी। और जब सम राशि होगी, मतलब 2 4 6 8 10 12, सम राशि कौन सी हो जाएगी? वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन। जब सम राशि होगी तो काउंटिंग जो स्टार्ट होगी वो उस राशि से जो 7वीं राशि होगी वहाँ से स्टार्ट होगी। एग्जाम्पल में हम इसे डिटेल में समझेंगे। अच्छा, जो 7 भाग हमने किए उसे कुछ देवता, डाइटीज रिप्रेजेंट करते हैं। वह हैं, विषम राशि के लिए हैं शर, शीर, दधि, अज्यम, इक्षु, मध्य और शुद्ध जल। जब सम राशि होगी तो यही देवता रिवर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब शुद्ध जल से प्रारंभ होंगे और शर तक, ये 7 भागों को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुंडली हमने रख ली है, डिग्री रख लेते हैं। ये हमारे रूल्स हमने रख लिए हैं। अब देखिए, लग्न इस कुंडली में मिथुन लग्न है। कितना है? मिथुन लग्न है तो 3 नंबर, 3 नंबर मतलब विषम हुआ। तो इसका मतलब रूल जो हमारा है कि ये उसी राशि से चालू होना है। अब हम भाग देख लेते हैं कौन से भाग में जा रहा है ये। देखिए, मिथुन लग्न 12 डिग्री 27 मिनट 17 सेकंड है। तो 12 डिग्री 27 मिनट किस में आएगा? तीसरे भाग में आ जाएगा 12 डिग्री 27 मिनट। तो हमें 3 नंबर से 3 आगे जाना है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा। इसका मतलब सिंह लग्न का सप्तमांश बन जाएगा। अब हम सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य इस कुंडली में जहाँ 1 नंबर लिखा है, 11वें भाव में जहाँ 1 नंबर लिखा है, देखिए वहाँ सूर्य है। तो एक नंबर मतलब विषम, फिर से विषम, तो ये फिर इस जो काउंटिंग होगी वो उसी राशि से चालू होगी। सूर्य की डिग्री है 27 डिग्री 42 मिनट। ये 7वें भाव में आता है, 27 डिग्री 42 मिनट।
तो 1 से 7 आगे मतलब 7। तो सप्तमांश कुंडली में जहाँ 7 लगा है तुला, उसमें हम सूर्य को लोकेट कर देंगे, मतलब सप्तमांश कुंडली का तीसरा भाव। फिर हम चंद्रमा पे चलते हैं। चंद्रमा देखिए लग्न कुंडली में जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पे 9वें भाव में 11 नंबर में। फिर 11 नंबर विषम राशि बन रही है, काउंटिंग वहीं से चालू होगी। अब चंद्रमा की डिग्रीज देख लीजिए, 2 डिग्री 16 मिनट पे है। तो 2 डिग्री 16 मिनट जो है वो पहले भाव में आ रहा है, पहले भाग में आ रहा है। पहला भाग मतलब 11वें में ही रहेगा चंद्रमा। तो जहाँ 11 लिखा है सप्तमांश में, वहाँ हम चंद्रमा को लोकेट कर लेते हैं। अब मंगल को देख लेते हैं। देखिए मंगल है लग्न कुंडली में 12वें भाव में, मतलब जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ मंगल है। तो 2 नंबर जो है वो सम राशि हो गई। अब सम राशि में 7वें पे जाते हैं, 7वें राशि से चालू करते हैं। तो दूसरे से 7वां मतलब 8वें से 8 नंबर से चालू करेंगे। 8 नंबर से चालू होना है, लेकिन मंगल की डिग्री देख लेते हैं। 17 डिग्री 13 मिनट। 17 डिग्री 13 मिनट कहाँ पे आएगा? 5वें भाग में आएगा। तो 8वें से 5वां, तो 8वें से 5वां मतलब 12। तो जहाँ 12 नंबर लिखा है सप्तमांश कुंडली में, वहाँ हम मंगल को लोकेट कर लेते हैं। मतलब सप्तमांश कुंडली का अष्टम भाव जो है, जहाँ 12 नंबर लिखा है, वहाँ हम मंगल को लोकेट कर लेंगे। अब मिथुन देख लेते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अब बुध देख लेते हैं। बुध जो है जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पे है 11वां भाव लग्न कुंडली का। बुध वहाँ पे 1 नंबर, फिर विषम राशि होगी, तो वहीं से स्टार्ट होनी है काउंटिंग। बुध की डिग्री देख लीजिए, 3 डिग्री 30 मिनट, मतलब पहले भाग में ही है। तो जहाँ 1 नंबर है वहीं के वहीं रहेंगे बुध। तो सप्तमांश में 1 नंबर कहाँ पे आ रहा है? 9वें भाव में आ रहा है। तो यहाँ पे हम बुध को लोकेट कर लेते हैं। बृहस्पति देख लेते हैं। बृहस्पति 10 नंबर में लिखे हैं लग्न कुंडली में, विषम राशि है, नहीं सॉरी सम राशि है ये। तो अब सम राशि में हम 7वें से चालू करते हैं। तो 7वें से चालू होगा मतलब चौथे भाव से चालू होना है। डिग्री देख लेते हैं बृहस्पति की, 22 डिग्री 27 मिनट, मतलब छठे भाग में है। चौथे से हम छठे जाएंगे तो 9, जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ हम बृहस्पति को लोकेट कर लेंगे। शनि को देखते हैं। शनि कहाँ पे है लग्न कुंडली में? 8 नंबर जहाँ लिखा है वो, ये भी सम राशि में है। तो 7वें से स्टार्ट होगा, 8वें से 7वां मतलब दूसरे से स्टार्ट होना है। अब इनकी डिग्री देख लेते हैं कितनी है शनि की, 1 डिग्री 28 मिनट। तो पहले भाग में रहे ये, तो 2 नंबर से स्टार्ट होना है, तो 2 नंबर में ही रहे। तो जहाँ पे सप्तमांश में 2 नंबर लिखा है मतलब वृषभ राशि, वहाँ पे हम इनको लोकेट कर लेंगे। सप्तमांश कुंडली का 10वां भाव जो है वहाँ शनि आ जाएंगे। अब राहु देखिए, राहु 1 नंबर में है, विषम राशि है, तो वहीं से स्टार्ट होगा काउंटिंग। राहु की डिग्री जो है वो 24 डिग्री 36 मिनट है, मतलब छठे भाग में आ रहे हैं। तो पहले से छठा मतलब छठे 6 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे हम राहु को लोकेट करेंगे। सप्तमांश कुंडली में जहाँ 6 नंबर लिखा है मतलब दूसरे भाव में हम राहु को लोकेट कर लेते हैं। केतु लग्न कुंडली में 7 नंबर में है, 7 नंबर विषम राशि है, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। केतु की डिग्री 24 डिग्री 36 मिनट है, मतलब छठे भाग में आ रहे हैं। तो 7वें से हमें छठा जाना है, तो 7वें से छठा मतलब 12, जहाँ 12 नंबर लिखा है सप्तमांश कुंडली में वहाँ हम केतु को लोकेट कर लेंगे। इस तरह हम अपनी सप्तमांश कुंडली जो है वो बनाएंगे। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे? देखिए, इसको एनालाइज करने के मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ, जिसमें से 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से आपको बताऊँगा, जो बहुत, अगर आपको प्रिसाइज जाना है उसके लिए है वो। सबसे पहले एनालिसिस में जो पॉइंट आता है, हमें चेक करना है असेंडेंट और 5th लॉर्ड, मतलब पहला भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी किसके? सप्तमांश कुंडली के। पहले भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी सप्तमांश कुंडली के, इनकी पोजीशन को हमको चेक करना है। कहीं ये 6, 8, 12 में तो नहीं है, या पाप ग्रह से दृष्ट या पाप ग्रह के साथ तो नहीं है। इनकी क्या पोजीशन है? अगर अच्छी पोजीशन में है, उच्च के हैं, तो संतान संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, संतान अच्छे से होगी, संतान अच्छी होगी। लेकिन अगर ये 6, 8, 12 में है या
पाप पोजीशन में है तो फिर संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो ये आता है कि पहले भाव के स्वामी और पांचवें भाव के स्वामी लग्न कुंडली की, उनकी पोजीशन सप्तमांश में चेक कर लीजिए। जो लग्न कुंडली में लग्नेश हैं और पंचमेश हैं उनकी पोजीशन सप्तमांश में देख लीजिए। और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सप्तमांश कुंडली के जो लग्नेश हैं और पंचमेश हैं उनकी पोजीशन लग्न में चेक कर लीजिए। लग्न कुंडली में जो सप्तमांश में लग्न लिए बैठे हैं वो असली कुंडली में मतलब लग्न कुंडली में पावरफुल है या नहीं, और ऐसे ही पंचमेश भी। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, असेंडेंट और फिफ्थ लॉर्ड D1 का D7 में चेक करें और असेंडेंट और फिफ्थ लॉर्ड D7 का D1 में चेक करें। इनमें कहीं कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा, बृहस्पति की पोजीशन दोनों ही चार्ट में देखनी है हमें, लग्न कुंडली में भी और नवांश कुंडली में भी, D1 चार्ट में भी और D7 चार्ट में भी। बृहस्पति क्यों देख रहे हैं हम? बृहस्पति संतान के कारक माने गए हैं। अगर इनकी पोजीशन सही नहीं है तो संतान संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। ये 3 पॉइंट जो हैं यही मेन 3 पॉइंट रहते हैं सप्तमांश कुंडली एनालाइज करने के लिए। अब इसके अलावा मैं आपको 2 पॉइंट बता रहा हूं, वो भी 2 इसलिए कि जो आपकी प्रिसिजन पावर है या एनालिसिस का तरीका है वो थोड़ा और प्रिसाइज हो। तो चौथा जो पॉइंट रहेगा वो है पोजीशन हम देख लें 7th और 9th लॉर्ड की, लग्न कुंडली के सप्तम भाव और नवम भाव के स्वामी की पोजीशन सप्तमांश में देख लें। सप्तम क्यों ले रहे हैं हम? सप्तम विवाह का होता है, सप्तम भाव विवाह को रिप्रेजेंट करता है। उसके स्वामी सप्तमांश कुंडली में किस पोजीशन में है। और नवम भाव हम ले रहे हैं, नवम भाव जो है वो 5वें से 5वां है, 5वां संतान भाव है, 5वें से 5वां नवम। तो नवम भाव के स्वामी को भी हम चेक कर लेते हैं D7 में, सप्तमांश में। ये जो 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 तो पॉइंट आपको एनालाइज करने ही करने हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको और एक्यूरेट जाना है तो आप इनको भी ले सकते हैं। एक तो बता दिया मैंने, दूसरा है तीसरे और 11वें भाव के स्वामी, भाव के स्वामी और भाव दोनों, तीसरा और 11वां भाव और उसके स्वामी सप्तमांश कुंडली के। 11वां भाव और उसके स्वामी को क्यों ले रहे हैं हम? 11वां जो है वो 7वें से 5वां है, 7वां मैरिज का है, विवाह का है। तो विवाह का रिजल्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, विवाह का जो उसका फ्रूट है वो मिलेगा या नहीं, वो हम 11वें से देखेंगे। और तीसरा होता है करेज का, जो फ्रूट है वो रिजल्ट में तब्दील हो पाएगा, उसका करेज है या नहीं। तो हम तीसरे और 11वें भाव और भाव के स्वामी को चेक कर लेंगे सप्तमांश में। ये कुछ पॉइंट्स थे इनके एनालिसिस के लिए। अब कुछ और पॉइंट्स भी समझ लीजिए। देखिए, पुरुष की कुंडली में सप्तमांश का 5वां भाव पहली संतान रिप्रेजेंट करता है, 7वां भाव दूसरी संतान, 9वां भाव तीसरी संतान और 11वां भाव चौथी संतान बताता है। वहीं स्त्री की कुंडली हो तो सप्तमांश का 9वां भाव जो है वो पहली संतान रिप्रेजेंट करेगा, 7वां भाव दूसरी संतान, 5वां भाव तीसरी और तीसरा भाव चौथी संतान। सप्तमांश के 5वें भाव का स्वामी अगर विषम राशि में हो और सूर्य, बृहस्पति, मंगल, राहु से संबंध बनाए
तो पुत्र संतान होने के योग होते हैं। वहीं अगर सप्तमांश के 5वें भाव का स्वामी सम राशि में हो और चंद्रमा, शुक्र, बुध या केतु से संबंध बनाए तो कन्या संतान होने के योग रहते हैं। फिर 5वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा हो तो या तो जातक को संतान अडॉप्ट करनी पड़ सकती है या फिर संतान जातक से दूर रहती है। सप्तमांश के 5वें भाव से राहु का संबंध हो तो संतान होने में विलंब होता है या संतान नहीं हो पाती। सप्तमांश लग्न को अगर शुभ ग्रह देखें तो संतान जातक का सम्मान करती है, जीवन में सफलता अर्जित करती है, यश अर्जित करती है और विद्वान होती है। और वहीं अगर अशुभ ग्रह देखें या संबंध बनाए तो नीच कर्म करने वाली संतान होती है, जीवन में असफल होती है। सप्तमांश का स्वामी अगर 6, 8वें या 12वें भाव में हो तो संतान से जातक को परेशानियां होती हैं। पापी ग्रहों की दृष्टि अगर सप्तमांश लग्न पे हो तो संतान उत्पत्ति में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगर पापी ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव या पंचमेश पर हो तो संतान से जातक के संबंध उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। 5वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ हो तो चाइल्ड अडॉप्शन के योग बनते हैं। 5वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ हो तो चाइल्ड अडॉप्शन के योग होते हैं। तो यह हमारा आज का वीडियो सप्तमांश के ऊपर था। अच्छा, 1-2 बातें और समझ लीजिए। एक तो ये कि चाइल्ड बर्थ या मतलब संतान उत्पत्ति या संतान से संबंधित परेशानियों को समझने के लिए हम D7 का तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको और प्रिसाइज जाना है तो D7 के पैरेलल में D30 को भी लीजिए, त्रिशांश जिसे कहते हैं। त्रिशांश जो होता है वो व्यक्ति की लाइफ की मिजरीज बताता है, मतलब परेशानियां बताता है, प्रॉब्लम्स बताता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड। पास्ट लाइफ में जो कार्मिक डेब्ट थे व्यक्ति के ऊपर, उससे इस लाइफ में उसको क्या प्रॉब्लम्स होनी है वो त्रिशांश बता रहा है, D30 बता रहा है। तो D30 को पैरेलल रख के D7 देखिए। जब संतान उत्पत्ति में परेशानी हो या संतान उत्पत्ति से रिलेटेड आपको देखना हो तो D7 और D30 साथ में एनालाइज करिएगा। दूसरी बात ये कि D7 एनालाइज करने में जब भी आप करें तो 2 चार्ट रखिएगा, हस्बैंड और वाइफ का, कपल का चार्ट रखना ज़रूरी है एनालिसिस में। एक ही उससे एनालाइज ना करें, क्योंकि संतान उत्पत्ति में मदर का चार्ट होना बहुत ज़रूरी है। D7 हमें मदर के चार्ट से काफ़ी कुछ हेल्प उसमें मिल जाती है। ठीक है, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।